हेलो बच्चों, ये बेटा इस लेक्चर से हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में से एक है। बेटा हमें ये लेक्चर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज के बैकग्राउंड्स के बारे में समझना है कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। ये 12th के सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर्स में से एक आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा मैंने हर चीज़ पहले स्टार्ट करने से पहले वाइट बोर्ड पे लिख लिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हर चीज़ें मेरे को फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाते हुए चलना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज ये हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है और इसका प्रैक्टिकली अपीयरेंस क्या है, क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों हम बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ते हैं, क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल बिजनेस लाइफ में देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते बेटा एक छोटा एग्जांपल से। जैसे बेटा यहाँ पे मिस्टर एक्स देखने को मिल रहा है हमारे को। मिस्टर एक्स ने क्या किए, मिस्टर वाई को क्रेडिट में गुड्स सेल आउट किए। कितने रुपए का गुड्स है बेटा? 10,000 रुपीज का गुड्स है। अगर मिस्टर एक्स ने, ध्यान से समझिएगा, मिस्टर एक्स ने वाई को अगर कैश में गुड्स को सेल आउट कर दिए रहते तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम का चैप्टर ही ड्रॉ नहीं हुआ रहता। ठीक है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन की बात रहती तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि अगर गुड्स हमने क्रेडिट में सेल आउट किए, मतलब मिस्टर एक्स ने वाई को गुड्स क्रेडिट में सेल आउट किया है, तब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एक्स ने जब वाई को गुड्स सेल आउट किया है क्रेडिट में, तो मिस्टर एक्स को वाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि एक स्टैम्प पेपर लिया और एक स्टैम्प पेपर पे वाई से पूछा कि भैया आप 10,000 रुपए कितने दिनों में वापस कर देंगे। तो मिस्टर वाई क्या बोलते हैं कि हम आपको 2 महीने में ये पैसा रिफंड कर देंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि 2 महीने की टर्म्स और यहाँ पे 10,000 रुपए की पूरी रिटर्न डिटेल इन्होंने लिखी। लिखने वाला कौन? लिखने वाला मिस्टर एक्स। तो जो बिल को लिखता है उसे बोला जाता है बेटा ड्रॉवर, और जो बिल का एक्सेप्टेंस देता है उसे बोला जाता है ड्रॉविंग। अभी इसको मैं फिर से पीछे लेके जाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ये बिल को लिखा किसने? मिस्टर एक्स ने। मतलब जिन्होंने गुड्स को सेल आउट किए थे, तो बिल को लिखने वाला वही पार्टी है, वही हो जाता है हमारे लिए ड्रॉवर। जो बिल को लिखता है वो कौन हो गया बेटा? ड्रॉवर। ठीक है, ये जो बिल लिखा मिस्टर एक्स ने, ये लिख के किसको दे दिया? मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई क्या करेगा? वो बिल को देखेगा, उसमें टर्म एंड कंडीशन को देखेगा। ठीक है, और उसके बाद में वाई क्या करेगा? उसको एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बेटा ये स्वीकृति दे रहा है कि इसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है और इसमें जो डेज लिखे हुए हैं वो एज पर द टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल सही है या नहीं। ये एक्सेप्टेंस किसने दिया बेटा? वाई ने दिया। तो वाई कौन हो गया? बिल का ड्रॉवी। आई बात समझे? बिल को लिखने वाला ड्रॉवर, बिल को एक्सेप्टेंस देने वाला ड्रॉवी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली जब बिल को एक्सेप्टेंस देके मिस्टर वाई ने ये बिल को वापस कर दिया मिस्टर एक्स को, तो ये बिल का पैसा मिस्टर एक्स को लेना है। तो मिस्टर एक्स के लिए वो बिल क्या हो गया बेटा? बिल रिसीवेबल, और इसका पैसा ड्रॉवी को देना है तो वो क्या हो गया? उसके लिए बिल्स पेबल। ये यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। ड्रॉवर कौन हुआ, ड्रॉवी कौन हुआ, और उसके बाद में बिल रिसीवेबल किसके लिए? जिसको पैसा लेना है उसके लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल, और जिसको पैसा देना है तो उसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है बेटा मिस्टर जेड का। ये जेड जो है ये पेई कहला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पेई होता कौन है उसको समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स को क्या करना था? जेड नाम के किसी पर्सन को, व्यक्ति को पैसा देना था। तो मिस्टर जेड ने क्या बोले, मिस्टर एक्स ने क्या बोले कि मेरे पास कैश तो नहीं है मिस्टर जेड, तो आप क्या करिए, मेरे पास से ये बिल आप ले जा लीजिए और बिल का पेमेंट आप मिस्टर वाई से कलेक्ट कर लेना। अब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो मिस्टर एक्स ने जेड को बिल क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में जो बिल को ट्रांसफर करने के लैंग्वेज को बोला जाता है, मतलब जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है उसे बोला जाता है इंडोर्समेंट। क्या बोला जाता है? इंडोर्समेंट। मतलब एक्स ने बिल को इंडोर्स किसको कर दिया? जेड को।
ठीक है। तो अब पैसा लेने कौन जा रहा है एक्चुअल में? पैसा लेने जा रहा है मिस्टर जेड, ठीक है। तो मिस्टर जेड जो है पैसा कलेक्ट करेगा, इसीलिए वो कौन हो गया बेटा? पी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बिल को लिखने वाला कौन? ड्रॉवर, ठीक है। फिर उसके बाद में बिल को लिख लिया, इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूं, बिल को लिख लिया मिस्टर एक्स ने, जब तक वो बिल पे साइन नहीं मिलेगी, किसकी साइन नहीं मिलेगी? ड्रॉवी की साइन नहीं मिलेगी, तब तक वो सिंपल सा बिल क्या कहलाता है? ड्राफ्ट। क्या कहलाता है बेटा? ड्राफ्ट। मतलब बिल में जब तक स्वीकृति नहीं मिली है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, तब तक वो बिल क्या कहलाएगा? ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट समझ में आया। फिर ये बिल किसके पास आया? वाई के पास। वाई ने क्या किया? उसे एक्सेप्टेंस दिया। एक्सेप्टेंस क्या देगी? किस बेस पे दिया? डेट, ठीक है। उस पर साइन किया हुआ, साइन किए करने से पहले उसमें अमाउंट देखेगा, उसमें टाइम पीरियड देखेगा, हर चीजें करेक्ट है, तो ये बिल को एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर देगा। तो ये बिल का पैसा मिस्टर एक्स को लेना है, तो इसके लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। और मिस्टर वाई को उसका पैसा देना है, तो उसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल। यहां तक बात समझ में है आपको? अब यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि कभी कभार क्या होता है बेटा कि मिस्टर एक्स जो था, जो बिल को लिखने वाला है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ड्रॉवर बोलते हैं, यहाँ पे बिल का पेमेंट लेने वो ड्रॉवर ना जाते, कोई थर्ड पार्टी जाता है। तो ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी पैसा लेने गया तो वो कौन हो गया? पे। तो मिस्टर एक्स क्या ये पे ही नहीं हो सकता? तो बेटा ये हो सकता है, हालांकि जब हम कंडीशन स्टार्ट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, तब हमारे को देखने को मिलेगा कि अलग अलग कंडीशन में पे कौन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अलग अलग कंडीशन में पे कौन रहेगा, ठीक है। जब मैं कंडीशन स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको इसके बारे में समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर Z नहीं होता, ठीक है, अगर Z नहीं होता, मैं आपसे हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे Z का कोई भी रोल कॉल नहीं रहता बेटा, तो यहाँ पे पे कौन हो गया? मिस्टर एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे Z एक पेई पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में कवर्ड है। बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो बेटा हमारे सिलेबस में तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। हालांकि प्रॉमिसरी नोट में बेटा ये बात आप थोड़ी जानकारी के लिए रखिए कि जो बिल को बनाता है उसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? मेकर, या फिर जो प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉन किया है उसे ही बोला जाता है ड्रॉवर, ठीक है। अब बिल को एक्सेप्टेंस, वर्डिंग ध्यान से समझिए, बिल को एक्सेप्टेंस देने वाला यहाँ पे होता था ड्रॉवी, वैसे ही प्रॉमिसरी नोट में भी ड्रॉवी और पे ये सर्टेन सेम ही पर्सन होंगे, कोई नए इंसान नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ड्रॉवी भी वही रहेगा और पे भी वही रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं खास कोई डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि बेटा ये हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है और इसके ऊपर हमारे को चैप्टर्स नहीं पढ़ना। हमारा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, तो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी को समझे। ड्रॉवर जो बिल को लिखता है, बिल को ड्रॉन करने वाला कौन होता है बेटा? ड्रॉवर। बिल को एक्सेप्टेंस देने वाला होता है ड्रॉवी, और बिल का पेमेंट रिसीव्ड करने वाला होता है बेटा पे। ये तीन टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हम लोगों ने ये पॉइंट को कवर अप कर लिया और ये पॉइंट को कवर अप कर लिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट में कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फीचर्स है, क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज बना, क्या इसेंशियलिटी एक बिल ऑफ एक्सचेंज में होनी चाहिए। तो पहली बात बेटा लिखा हुआ है इसमें, रिटर्न होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज में, जैसे मिस्टर एक्स ने वाई को वर्बली बोल दिया रहता कि भैया हाँ तुम ये 10,000 रुपए का पेमेंट कब दोगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, व्यापार है, व्यापार में हर चीजें पॉसिबल है, ठीक है, कि मिस्टर वाई क्या कर दे, फ्यूचर में डिनाई कर दे, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग में रहेगा तो मिस्टर वाई इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस दिया है और साइन किया है।
आई बात समझ में आपको? मस्ट बी स्टैम्प्ड। मस्ट बी स्टैम्प्ड का मतलब देखिए, हालांकि मैं अभी इसे स्टार्ट नहीं किया है फॉर्मेट को, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टैम्प का मतलब होता है कि अगर बेटा किसी चीज की लीगलिटीज लाना है, ठीक है, कोई टर्म्स, कोई एग्रीमेंट बना है, क्योंकि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एक एग्रीमेंट ही है। जब बेटा दोनों के बीच में एग्रीमेंट रहेगा तभी इसकी लीगलिटी क्रिएट होगी, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो मस्ट बी स्टैम्प का मतलब क्या देखने को मिला कि उसमें स्टैम्प रहेगा तो उसकी लीगलिटी जनरेट होगी, और अगर उसमें स्टैम्प नहीं रहेगा तो उसकी लीगलिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो मस्ट बी स्टैम्प समझ में आया, ठीक है, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम का मतलब क्या है? सर्टेन सम का मतलब बेटा कि जो मिस्टर एक्स ने वाई को बिल लिखा तो उसमें अमाउंट कितना रुपए लिखा हुआ है? 10,000। तो ये 10,000 रुपीज जो है ये 9,900 ऐसी भी फिगर नहीं है, 10,100 ये भी फिगर नहीं है। मतलब जो बिल लिखा गया है, जो पैसा मिस्टर वाई से कलेक्ट करना है, दैट मस्ट बी अ सर्टेन, मतलब वो कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके वो डिनाई कर दे, नहीं मुझे 9,900 रुपये लेना था, नहीं मुझे 10,100 रुपये लेना था, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या है? सर्टेन सम, मतलब वो जो चीजें, जो पैसा हमें लेना है वो एक्चुअल में फिक्स है, ठीक है। सर्टेन सम क्लियर हुआ बेटा। फिर है अनकंडीशनल ऑर्डर। ये बेटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल ऑर्डर का। जैसे मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से पैसा लेना था, यहां पर मिस्टर वाई ने क्या किया कि फ्यूचर में डिनाई कर दिया, भैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर एक्स ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है भैया तुम मिल लेना हमारे को चौक पे, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसी वाली कोई बातें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर ऐसा कोई भी टर्म नहीं है कि मिस्टर वाई ने अगर मिस्टर एक्स को पैसा नहीं दिया तो मिस्टर एक्स क्या करेगा उसका, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिस्टर एक्स बोलेगा भैया चौक पे मिल लेना मुझसे, वहां पे मैं आपसे पैसा वसूल लूंगा। तो ऐसी कोई भी बातें हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में कवर अप नहीं है, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है साइन बाय द मेकर। तो यहाँ पर साइन बाय द मेकर मतलब जब तक मिस्टर एक्स ही साइन नहीं करेगा, मतलब बिल को लिखने वाला मिस्टर ड्रॉवर ही साइन नहीं करेगा, तब तक उसकी लीगलिटी क्रिएट नहीं होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो मतलब क्या देखने को मिला, जब तक बिल का एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया, मतलब बिल को लिखा नहीं गया और उसमें बिल को लिखने वाले ने साइन नहीं किया, तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, साइन बाय द ड्रॉवी, साइन बाय द ड्रॉवी, ड्रॉवी का भी साइन होना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्रॉवी की साइन नहीं रहेगी तब तक वो बिल रहा क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि बिल ही नहीं बना। अगर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर बिल केवल और केवल मिस्टर एक्स ने साइन किया तो बिल क्या रहेगा? केवल ड्राफ्ट, उसे क्या बोला जाएगा? ड्राफ्ट। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए मिस्टर वाई की भी साइन होना कंपलसरी है, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक बैकग्राउंड्स को समझे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ठीक है। इसमें बेटा आप लोगों को स्पेसिमेन बनाने पूछा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट भी समझा के दिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझा के दे रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे जो फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या टर्म्स आती है, उससे रिलेटेड टर्मोलॉजीज क्या क्या है, वो हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। देखिए पहले ना टॉप में हमारे को लिखना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। देखिए जितने क्लैरिटी से बेटा मैंने बनाया हूँ उतने ही क्लैरिटी से आपको ये सब चीज़ों को शो करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमारे को वैल्यूअर आउट ऑफ मार्क्स दे पाएगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे को देखने को मिला। दूसरा बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टैम्प है। स्टैम्प को हालांकि आपको कोई स्पेशल टाइप का स्टैम्प नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हो स्टैम्प वैसे ही रहने देना है। अमाउंट इन फिगर, अमाउंट इन फिगर का मतलब जो आपके अमाउंट्स का बिल है, जैसे यहाँ पे 10,000 के अमाउंट का बिल है तो बेटा यहाँ पे 10,000 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो पर्सन बिल को लिख रहा है उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉवर,
ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ड्रॉवर का नाम, सबसे पहले ड्रॉवर का नाम, इसमें बेटा इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो वैल्यू, जो पेपर मेकर है वो आपको अलग अलग टाइप के नाम देके, मतलब कुछ अलग उटपटांग टाइप के नाम देख के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो बेटा इसके लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको कोई भी लेना देना नहीं है कि क्वेश्चन में नाम किस तरीके का उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है, कान तोड़े, मुंह तोड़े, पुष्प तोड़े, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में आपको नाम, जो क्वेश्चन में आपको एड्रेस लिखा हुआ है ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई का, आपको चुपचाप से बेटा यहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉवर का नाम दिखा बेटा, फिर ड्रॉवर्स का एड्रेस जो आपके क्वेश्चन में प्रिंटेड है वही एड्रेस हम ड्रॉवर्स का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बिल ड्रॉन, मतलब कौन सी डेट पे बिल को लिखा गया है वो आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे स्टार्ट अब यहाँ से होगा, आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, यहाँ पे लिखा नहीं है, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, पे टू मी मतलब पैसा जो बिल को लिख रहा है, बिल को लिखने वाला कौन, ड्रॉवर, ठीक है। मी और माय ऑर्डर, माय ऑर्डर मतलब जो पार्टी का नाम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे, वर्ड पहले क्लियर हुआ। पे टू मी, अगर यहाँ पे पे होगा तो पे का नाम और पे का एड्रेस आएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ बिल का मतलब बेटा कितने समय का टाइम पीरियड का बिल है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको डेज में बिल लिखा हुआ है तो आप डेज लिखेंगे, वर्डिंग ध्यान से समझिए, डेज मतलब 30 डेज, 40 डेज, 15 डेज, 56 डेज, 60 डेज, तो डेज लिखा हुआ है तो डेज लिखेगा, और मंथ लिखा हुआ है तो मंथ लिखेंगे। अब मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा के बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 60 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 मंथ है, तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे इसके लिए मैं नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या चेंजेस है बेसिकली, लेकिन आप पहले ये समझिए कि जो टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो क्वेश्चन में डेज गिवन है तो आप डेज लिखेंगे, और अगर मंथ गिवन है तो मंथ लिखेंगे। आई बात समझ में आपको, ठीक है। पीरियड ऑफ बिल समझ में, और हीज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज अमाउंट इन वर्ड, अब मतलब जैसे यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 आप क्या में लिखेंगे बेटा, वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर में था, यहाँ वर्ड्स में, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो बेटा मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर चीजें चेंजेस करते हुए चलना है, ठीक है, ये आपको चेंजेस देखने को मिला, बाकी ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे चीजें चेंजेस होगी, ठीक है। उसके बाद में जो बिल को लिखा ड्रॉवर, उसका नाम लिखा रहेगा, यहाँ आप साइन मत मार देना, ठीक है, नाम लिख के छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉवी का नाम रहेगा, ठीक है, ड्रॉवी का एड्रेस जो क्वेश्चन में प्रिंटेड है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद में उसका एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये एक्सेप्टेड करके रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ड्रॉवी का नाम देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉवी का नाम दिखा आपको, उसके बाद है डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। कभी कभार हमारे को ये देखने को मिलता है बेटा किसी केसेस में कि ड्रॉवी का जो नाम दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ड्रॉवी का नाम अगर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस की कुछ टर्म एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन, वर्डिंग ध्यान से समझिए, कुछ मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन होता है बेटा कि 10,000 के लिए वाई ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, वो बोलता है मिस्टर वाई कि मैं 9,000 रुपए के लिए एक्सेप्टेंस दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9,000 है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेट ऑफ एक्सेप्टेड बिल, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बेटा 9,000। आई बात समझ में, तो मतलब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर में हमारे को देखने को मिला बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, हम लोगों ने बेसिक इंट्रो कवर अप किए, और इसमें हमने इसके बेसिक स्पेसिमेन को भी समझे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से बेटा मैंने इसको समझा के दिया हूँ उसके हिसाब से ही हमें बनाना है, और एकदम नीट एंड क्लियर इसको कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको
आगे के पोर्शन को कवर अप करेंगे और इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, ठीक है, उसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।